आज का टॉपिक है आपको राइबोसोम्स। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा, फिर आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब आपको पढ़ने का है राइबोसोम्स। मतलब आज के वीडियो में आपको राइबोसोम्स पढ़ाना है और साइटोस्केलेटन पढ़ाना है। ये दोनों चीजों का कंसेप्ट आज आप अच्छे से, ठीक है, अपने मन में दिमाग में रिटेन करेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स के बारे में जितना छोटा ऑर्गेनेल है उतना ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपको क्या लगेगा कि जो ये नीट का एग्जाम है उसमें आप सोचिएगा कि राइबोसोम के बारे में इतना हल्का क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। इतना हल्का क्वेश्चन, सबसे हल्का क्वेश्चन अगर आता है तो राइबोसोम से ही आता है। कभी कभी तो आपको सिंपल ये पूछ देगा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, आपको लिखना पड़ेगा राइबोसोम। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नीट का एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे पूछ दिया। तो ऐसा ही छोटा से छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ पूछेगा। तो राइबोसोम के बारे में मैं आपको बताऊं, सबसे पहला ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। सबसे पहले क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स, सबसे छोटा। ठीक है, ये आपको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है और कहता है ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तीसरी बात कि इसकी डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद 1952 में। ठीक है, 1952 में। ठीक है, 1952 1953 ईयर था, उसमें हुआ था पैलेट के द्वारा, जॉर्ज पैलेट के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल। ओके, यानी कि राइबोसोम को हम लोग पैलेट पार्टिकल बोलते हैं क्योंकि जॉर्ज पैलेट के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, कहते हैं माइक्रोस्कोप यानी कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद इसका मतलब डिस्कवरी है। अब देखिए, कहता है कि ये जो है, ठीक है, किसका बना होता है? तो कहता है आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। बस ये है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में वेरी करता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में आरएनए होता है 60%, प्रोटीन होता है 40%। जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है, यूकैरियोट में प्रोटीन होगा 60%, आरएनए होगा 40%। यही अंतर है। बट आरएनए प्लस प्रोटीन का ही बना होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और यहां पे बताना जरूरी है, प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, बेसिक प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पे एसिडिक प्रोटीन होता है। तो कहता है इसको हम लोग आरएनपी पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएनपी पार्टिकल, इसको बोलते हैं आरएनपी पार्टिकल। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनस पार्टिकल, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनस पार्टिकल। उसके बाद ये आरएनए प्लस प्रोटीन, इसलिए आरएनपी पार्टिकल। उसके बाद इसी को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, ये है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें प्रोटीन बनता है। राइबोसोम कहीं भी रहे, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा तब भी प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा तब भी प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा तब भी प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम जहां भी होगा प्रोटीन ही बनाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ये कहता है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है। बैक्टीरिया से लेके सारे जितने भी प्लांट एनिमल है, यानी ये पांचों किंगडम के सेल में पाया जाता है। मोनेडा जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा जिसमें वो 5 ग्रुप आते हैं, डायटम्स, डिनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन, सब में। फिर उसका फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमल। पांचों किंगडम के हर तरह के मेंबर में अगर कोई यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है तो यही है।
कौन? राइबोसोम। सेल ऑर्गेनेल और सेल स्ट्रक्चर में यूनिवर्सल कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल, ये है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स विदिन द ऑर्गेनेल्स, विदिन द ऑर्गेनेल, विदिन द ऑर्गेनेल। ठीक है, ऑर्गेनेल्स विदिन द ऑर्गेनेल। क्यों बोलते हैं ऑर्गेनेल्स विदिन द ऑर्गेनेल? ठीक है, इसलिए कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, ये तीनों के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? और कहता है कि ये जो राइबोसोम है, ठीक है, इसके बारे में और बताएं। ये राइबोसोम के बारे में कहा जाता है कि इसका जो यूनिट है ना, इसका जो यूनिट है वो एस लिखा हुआ है, यानी श्वेदबर्ग यूनिट, श्वेदबर्ग यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। एक पॉइंट इसमें और रहता है, ये आपको क्या है? मेम्ब्रेन लेस, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि जैसे सेंट्रियोल है मेम्ब्रेन लेस, उसी तरह। अब देखिए राइबोसोम, राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसका डिस्कवरी भी हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। कहता है 1952-53 में जॉर्ज पैलेट ने इसको खोजा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल। ये आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आरएनपी प्रोटीन आरएनपी पार्टिकल, इन राइबो न्यूक्लियोप्रोटीनस पार्टिकल। ये इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनता है। राइबोसोम कहीं भी रहेगा प्रोटीन ही बनेगा। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब हर तरह के सेल में ये पाया ही जाता है, किसी भी एब्सेंट। अब सेल हुआ, हर तरह के सेल में नहीं पाया। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सब में पाया जाता है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनेल विदिन द ऑर्गेनेल, ये सेल के अंदर जो बड़े तीन ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर ये पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनेल्स विदिन द ऑर्गेनेल। और कहता है इसके एकदम यूनिट, इसका एक यूनिट फिक्स होता है, और किसी सेल ऑर्गेनेल का यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका यूनिट होता है एस। ये इसके डेंसिटी को बताता है, शेप साइज को बताता है। ठीक है, तो वो इसका यूनिट है एस, श्वेदबर्ग यूनिट, यानी कि श्वेदबर्ग यूनिट यानी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि ये बिना मेम्ब्रेन का है, सेंट्रियोल की तरह। क्लियर है? इतना पॉइंट आपको क्लियर है। अब आप जानिए स्ट्रक्चरली राइबोसोम में दो यूनिट होता है। एक यूनिट जो है वो लार्ज यूनिट होता है, ठीक है, एक यूनिट होता है स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट जनरली कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो लार्ज यूनिट होता है वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों यूनिट, दोनों सब यूनिट, यूनिट नहीं, दोनों सब यूनिट, राइबोसोम के इस दोनों सब यूनिट को आपस में मतलब आपस में जोड़ने के लिए एक आयन की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत हल्का क्वेश्चन लगता है, बार बार पूछता है। Mg++ आयन, Mg++ आयन की अगर क्रिटिकल लेवल से कम मात्रा होगी, Mg++ आयन की संख्या कम होगी क्रिटिकल लेवल से, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्रिटिकल लेवल से ऊपर होगी संख्या, ये जुड़ेंगे। थोड़ा सा ज्यादा होगा तो राइबोसोम का एक यूनिट कंप्लीट, एक राइबोसोम दूसरे एक राइबोसोम से मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर। यानी कि क्रिटिकल लेवल से, क्रिटिकल लेवल से, ठीक है, अगर एवब हो तो क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर। ये डाइमर मतलब टू राइबोसोम, ठीक है, डाइमर बनाएगा। क्लियर है पॉइंट? यानी क्रिटिकल लेवल से ऊपर होगा तो Mg++ की मात्रा अच्छे खासे में होगा तो
क्रिटिकल लेवल से, क्रिटिकल लेवल से कम होगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। कहता है कि ये राइबोसोम, अब यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, ये राइबोसोम दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्री राइबोसोम, जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, फ्री राइबोसोम, किसी सेल ऑर्गेनेल से बॉन्डेड नहीं होता है। और एक होता है बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, बॉन्डेड राइबोसोम, यानी ईआर राइबोसोम उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ईआर राइबोसोम। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, ठीक है, प्लास्टिडियल राइबोसोम। तो प्लास्टिडियल राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम हो, ईआर राइबोसोम हो, उसको बोलते हैं बाउंडेड राइबोसोम, वो किसी सेल ऑर्गेन से बाउंडेड है। और एक क्या है? साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, राइबोसोम। ये दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए। ये जो साइटोप्लाज्मिक जो फ्री होता है उसको साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, राइबोसोम बोलते हैं। ये क्या होता है? कहता है ये नॉन सेक्रेटरी प्रोडक्ट को बनाता है, यानी जो सेल के अंदर में प्रोटीन होता है उसको बनाता है, इंजाइमेटिक प्रोटीन को बनाता है। इसको बनाता है इंजाइमेटिक प्रोटीन को। वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन को बनाता है, इंजाइमेटिक प्रोटीन को बनाता है, जो नॉन सेक्रेटरी होता है, जो सेल से बाहर नहीं जाता। ठीक है। सेल से बाहर तभी जाएगा जब उसका डाइजेशन में यूज हो। और कहता है बाउंडेड प्रोटीन, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन बनाता है, ये सेल से बाहर जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होकर बाहर जाता है। ठीक है। दूसरे सेल के भी काम आता है। यानी वो क्या होता है? सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। यानी सेक्रेटरी प्रोडक्ट, सेक्रेटरी प्रोटीन कौन बनाएगा? सेक्रेटरी प्रोटीन का मतलब कौन? जो सेल से सेक्रेट होकर बाहर जाए, यानी ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन। ये क्या होगा? बाउंडेड राइबोसोम के द्वारा बनेगा। ठीक है। जो ईआर से बाउंडेड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाउंडेड होगा, ठीक है, प्लास्टिड से बाउंडेड होगा। और ये क्या होगा? कहता है ये यानी कि फ्री राइबोसोम या साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ये नॉन सेक्रेटरी प्रोडक्ट को बनाएगा, यानी इंजाइम को बनाएगा, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनाएगा जो सेल के अंदर ही काम करेगा। इसको हम लोग इंट्रिंसिक राइबोसोम भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है, राइबोसोम भी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक राइबोसोम, एक्सट्रिंसिक राइबोसोम। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये जो आप देख रहे हैं, पहले तो ये समझिए एस, ये एस का मतलब हमने आपको पहले नीचे बताया, स्वेदबर्ग कांस्टेंट, स्वेदबर्ग कांस्टेंट, या एस का मतलब एक तो स्वेदबर्ग कांस्टेंट, दूसरा मैं बताने जा रहा हूं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के कंसेप्ट को देने वाले थे स्वेदबर्ग। कौन देने वाले थे? स्वेदबर्ग। ठीक है। इसे स्वेदबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, लेकिन इसको समझिए आप। देखिए ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, इसको समझने की जरूरत है एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये 25 पैसे का सिक्का है, ये 75 पैसे का सिक्का, या ये 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन। इसको अगर आप पानी में रहने के लिए छोड़ दीजिएगा तो वो धीरे धीरे जाएगा नीचे। मान लीजिए वो 1 मिनट में 30 नीचे गए, इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसको जब पानी में आप रखिएगा तो 1 मिनट में, ठीक है, कितना जाएगा? 50 नीचे जाएगा। ठीक है। ऊपर वाला 1 मिनट में, ठीक है, कितना गया? 30 नीचे गया, ये 1 मिनट में 50 नीचे गया। अब दोनों को मिला के अगर दीजिएगा तो वेट और ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी और ज्यादा होगा, वो जाएगा कितना? 70 जाएगा नीचे। तो इसलिए प्रोकैरियोट का केस अगर देखिएगा, इसको बोलते हैं 50s, इसको बोलते हैं 30s, दोनों मिला के क्या होता है? 70s। ये नहीं कि 50-30 को जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा, नहीं, वहां 70s। 70s उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ऐसे समझना है। ठीक है। यानी छोटे वाला का डेंसिटी कम, मॉलिक्यूलर वेट कम, धीरे धीरे जाएगा। बड़े वाला, ठीक है, तेजी में जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो और तेजी में जाएगा। इस तरह से ही बनता है। ठीक है। तो अब देखिए यहां पे, ठीक है, 70s 80s 70s प्रोकैरियोट में, 80s यूकैरियोट। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, ठीक है, उसमें 60% आरएनए, 40% प्रोटीन, पहले ही बताया। इसमें जस्ट उल्टा कर दीजिए, 40% आरएनए, 60% प्रोटीन। फिर उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, इसमें छोटा यूनिट कितना होता है? 30s। इसको आपको जबरदस्ती याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 30s में 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, 16s
यानी कि 16 डेंसिटी वाला आरएनए होता है, ठीक है, ये याद रखना। और जो 50s होता है नया बड़ा वाला, उस पे 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और 23 + 5s का 2 आरएनए मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको जबरदस्ती याद करना पड़ेगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टेस्ट होगा आगे भी अगला जो टेस्ट है आपका, जो अगले मंडे को होगा, उसमें भी आपको, ठीक है, बॉटनी का सिलेबस यही है। जूलॉजी में एक बायोमोलिक्यूल्स जुड़ जाएगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको। परसों से बायोमोलिक्यूल्स शुरू होंगे। ये यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, इसमें जस्ट उल्टा बताए थे। 40% आरएनए, 60% प्रोटीन, 40s स्मॉलर यूनिट, ठीक है। इसमें क्या है, 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल। इधर कितना था, 21। इधर 18s राइबोसोमल आरएनए, इधर कितना था, 16s। फिर इधर, ठीक है, 14 प्रोटीन मॉलिक्यूल बड़े वाले में। और ये 3 टाइप का है, 28s, 5.8s, 5s। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो हमने आपको क्लियर समझा दिया। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कभी आपने सोचा है कि सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बट उनका भी यूज होता है, वो प्रोडक्ट भी मिल के, ठीक है, यूज में आ जाते हैं। और कहता है ये जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, ये सब मिल करके कलेक्टिवली जो कहलाते हैं, उनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये है साइटोस्केलेटन, यानी कि साइटोस्केलेटन का मतलब है, ठीक है, वैसा, मतलब क्या बोलिएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि पूरे फ्रेमवर्क को बनाता है, जो साइटोप्लाज्म के पूरे फ्रेमवर्क को बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो ध्यान दीजिएगा, साइटोस्केलेटन ये एक्सक्रीटरी माइन्यूट प्रोडक्ट, ये फाइब्रस है, फिलामेंटस है, ट्यूबुलर है, प्रोटीनस मॉलिक्यूल, यानी कि FFTP, फाइब्रस, फिलामेंटस, ट्यूबुलर, प्रोटीन। ये है एक्सक्रीटरी माइन्यूट प्रोडक्ट। ओनली यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में नहीं होता। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, मोटिलिटी देता है और शेप को मेंटेन रखता है, यानी कि सेल के शेप को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबल यही होता है, ठीक है। मोटिलिटी यानी कि उसका जो अपना जो मूवमेंट होता है उसको भी, ठीक है, सेल का जो ऑटो मूवमेंट होता है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैकेनिकल सपोर्ट सेल को अंदर से यही देता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, कहते हैं ये 2 तरह का होता है, एक है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक है आपका माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाया जाता है, यानी फ्लूइड जो पार्ट होता है वहीं पे ये बिखरा पड़ा होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, ये बनाता है सीलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी को, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बेसल बॉडी के बारे में कुछ बताया है। जब प्रोकैरियोटिक सेल बताया था तो मैंने बताया था कि फ्लैजिला में बेसल बॉडी होता है। बेसल बॉडी का दूसरा नाम बता सकते हैं, बेसल बॉडी का दूसरा नाम होता है ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। यानी बेसल बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लेफेरोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। यानी ये सीलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी को बनाता है, ये सेंट्रियोल को बनाता है। और सेंट्रियोल क्या क्या करता है आपको बताइए? सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन मेटाफेज में करता है, बट उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कब? एनाफेज में, जब क्रोमोसोम का बंटवारा होता है। यानी क्रोमोसोम के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोसोम के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है कौन? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल को बनाने वाला कौन है? यही माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है पॉइंट? कहता है ये बेसल बॉडी ब्लेफेरोप्लास्ट, ये माइटोटिक एपरेटस को भी यही बनाता है। कहता है ये हॉलो होता है, अनब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इसका ठीक उल्टा देखिए, इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, ठीक है, सॉलिड, हालांकि वो भी अनब्रांच्ड होगा, सॉलिड, अनब्रांच्ड और रॉड लाइक। ये क्या था? हॉलो, अनब्रांच्ड और सिलिंड्रिकल। हॉलो, अनब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल को हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सॉलिड, अनब्रांच्ड, ठीक है,
और रॉड लाइक को क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट। ये होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, बट दोनों होता है प्रोटीन। इसका एग्जांपल है ग्लोब्यूलर एक्टिन। क्या है? ग्लोब्यूलर एक्टिन प्रोटीन और फिलामेंटस मायोसिन। आपने एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन सुना होगा, किसमें? मसल्स में। ये दोनों एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन सेल का एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये एक्टिन और मायोसिन माइक्रोफिलामेंट्स में आते हैं। यानी ये माइक्रोफिलामेंट्स एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन मसल सेल एज एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन, myosin both are contractile protein, but myosin is non-movable, actin is movable. Actin is thin protein filament, myosin is thick protein filament. ठीक है? Actin filament is also called light band, myosin is also called dark band. वो आप पढ़ेंगे मसल्स के अंदर। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो बताइए एक्टिन क्या होगा? ग्लोबुलर प्रोटीन होगा, और मायोसिन क्या होगा? फिलामेंटस प्रोटीन होगा। और कहते हैं एक्सटेंसिवली, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जोड़ के रखता है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये जो सिलिंड्रिकल ये जो स्ट्रक्चर है, कहता है इसका डायमीटर, बाहर जो डायमीटर होता है 15 नैनोमीटर, और जो अंदर कोर होता है, जो ल्यूमेन होता है, वो होता है 15 नैनोमीटर। 15-25 ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है? और कहता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये माइक्रोट्यूब्यूल का अगर 3 यूनिट आपस में मिला हुआ हो, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। मैंने नोट में ये बात नहीं लिखा। ये आएगा आपको सीलिया फ्लैजिला, जब सेंट्रियोल बताएंगे तो उसमें बात ये लिख देंगे हम। ठीक है? वो आपका कल का होगा वीडियो। तो सीलिया फ्लैजिला या सेंट्रियोल, जब हम नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें यह बात लिख देंगे। माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या अगर 3 हो तो ट्रिपलेट, 2 हो तो डबलेट, और अगर 1 हो तो सिंगलेट। क्लियर है पॉइंट? एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, 13 यूनिट्स होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलामेंट्स। यानी माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन के अंदर भी 13 यूनिट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट्स। और एक प्रोटोफिलामेंट्स अल्फा और बीटा सब यूनिट्स का बना होता है। किसका बना होता है? अल्फा बीटा सब यूनिट्स। तो मैंने लिख दिया अल्फा बीटा सब यूनिट्स व्हिच इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इसके मिलने से क्या बनेगा? प्रोटोफिलामेंट्स। 13 प्रोटोफिलामेंट्स के मिलने से क्या बनेगा? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है? ये आपके बारे में पॉइंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोफिलामेंट के बारे में प्रोवाइड सपोर्ट टू पीएम, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है। एक्टिन मायोसिन आपको पहले बताया। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट में काम आता है। जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे सेल ऑर्गेनेल मूव करते रहते हैं ऑटोनोमसली, कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। उसमें ये काम आता है। अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, अमीबा का मूवमेंट, सीटोपोडिया का फॉर्मेशन उसी में आएगा। और ये क्लीवेज, जब जायगोट क्लीवेज करता है, या मान लो कि कोई सेल अगर क्लीवेज करता है, जब उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, तब ये उस समय बहुत बड़ा रोल अदा करता है 2 सेल के बंटवारे में। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो आपका आज टॉपिक था वो क्या था? राइबोसोम प्लस साइटोस्केलेटन। ये टॉपिक आपको देखने में बहुत छोटा लगता है, बट ये टॉपिक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं इतने कम टाइम में, उसको पूरा का पूरा याद रखना है। थैंक यू सो मच। इन दोनों को आपको तैयार करना है वीडियो।